हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो एसएससी एग्जाम में सबसे ज़्यादा रिपीट करता है। इससे पहले भी हमने इस तरह के वीडियोस को अपलोड किया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको मैथ और रीजनिंग के फाउंडेशन बैच के साथ साथ एसएससी जीडी का टारगेट बैच मिलेगा और साथ ही साथ एएलपी और टेक्नीशियन का मास्टर बैच भी मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से यहाँ पे आपको बताया जाएगा और उसके सोल्व करने के सबसे बेस्ट ट्रिक भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। बोला यह गया है इस क्वेश्चन में कि महती ने एक कुकर इसके अंकित मूल्य के 9/10 में खरीदा। अंकित मूल्य के 9/10 में खरीदा, यानी कि अगर इसका अंकित मूल्य 10 रुपये है तो खरीदा कितना में? खरीदा होगा इसको 9 रुपये में। यानी इस क्वेश्चन में ना इसके क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात दे रखा है। क्रय मूल्य को हम लोग सीपी से दर्शाएंगे और अंकित मूल्य को एमआरपी से। मार्क्ड प्राइस इसको हम लोग बोलते हैं। अंकित मूल्य, सूची मूल्य, छपा मूल्य सबको हम लोग किससे दर्शाएंगे? एमआरपी से दर्शाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि 9/10 में खरीदा, यानी कि अगर एमआरपी 10 है तो खरीदा कितना में? खरीदा होगा 9 में। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। अब एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा, अनुपात में समान अंकों से गुणा करने पर इसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो हम ऐसा करते हैं, इधर भी 10 से गुणा कर लेते हैं और इधर भी 10 से गुणा। अगर आप ऊपर भी 10 से गुणा करते हैं और नीचे भी 10 से गुणा करते हैं तो इससे तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो हम ऐसा कर लेते हैं। ऐसा करने से इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अब आगे देखिए क्या बोला है। इसने अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेच दिया। बेचा कितना में? देख लीजिए, यहां से आपका पता चल जाएगा सेलिंग प्राइस। कितना में बेचा? अंकित मूल्य से 8% अधिक में। तो अंकित मूल्य 100 रुपये है, यानी बेच लिया होगा 108 रुपये में। ठीक है, चलिए यह चीज़ आपका क्लियर हो गया। तो यहां से क्लियर क्या हो चुका है? आपका क्रय मूल्य पता लग गया है, अंकित मूल्य पता लग गया और साथ ही साथ विक्रय मूल्य को हम लोग एसपी से दर्शाएंगे। अब क्या पूछा हम लोगों से? प्रतिशत लाभ बताइए। तो प्रतिशत लाभ यानी परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रॉफिट यानी कि लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100। तो 90 में खरीदा, 108 में बेचा तो 18 रुपये का लाभ हो जाएगा। बट्टा में लिखेंगे क्रय मूल्य आपका 90 है और अगर इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो आप इसमें गुना करिए 100 से। यह चीज़ आपको अच्छी तरह से पता होगा। लाभ के लिए लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100 और हानि के लिए हम लोग लिखते हैं हानि बट्टा क्रय मूल्य गुने 100। लाभ और हानि दोनों क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं। ठीक है, चलिए सोल्व करिए। 18 पंचे 90 और 5 से अगर आप इसको काटिएगा कितना हो जाएगा? 20। यानी कि इस पूरे सौदे में 20% का प्रॉफिट आपका यहाँ पे किसको हो जाएगा? महती को हो जाएगा। आप बोलोगे कि सर दोनों जगह 10 से गुना क्यों किए? 10 से गुना करने पर मान में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन इससे हम लोग को फायदा क्या मिला कि अंकित मूल्य हमारा 100 हो गया और इस पे 8% की वृद्धि हम लोग बहुत ही आसानी से कर पाए हैं और कोई कारण यहाँ पे नहीं था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नंबर 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। यदि मनोज 486 रुपये में 324 टॉफियाँ खरीदता है। इस क्वेश्चन में मूल्य भी दे रखा है और साथ में वस्तु का संख्या भी दे रखा है। तो जब क्वेश्चन में मूल्य के साथ साथ वस्तु का संख्या भी दे रखा हो तो आपको मूल्य को रखना है ऊपर और वस्तु के संख्या को रखना है नीचे। तो 486 रुपये में खरीदा है तो 486 कहाँ रहेगा? ऊपर। और कितना टॉफी खरीदा है? 324। तो 324 क्या रहेगा? नीचे रहेगा। और एक चीज़ आप हमें यहाँ पे और बता दो कि यह आपका क्रय मूल्य है कि विक्रय मूल्य? तो 486 रुपये में 324 टॉफी खरीदा है, मीन्स कि यह क्रय मूल्य हो गया। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे कहे कि 40 रुपये में 8 वस्तु खरीदा है तो 40/8 करोगे तो कितना वैल्यू आएगा? 5 आएगा। मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य निकलता है। तो दरअसल यह आपका क्या है? एक वस्तु का क्रय मूल्य। तो आपको हमेशा इसमें यह सोचना है कि ऊपर आपको रखना है वस्तु का मूल्य और नीचे आपको क्या रखना है? वस्तु की संख्या रखना है। और अगर यह क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य। इस क्वेश्चन में बोला है कि क्रय मूल्य है। अब क्या बोला है? 50% लाभ कमाने के लिए इस पे हमें कितना लाभ चाहिए? 50%। तो 50% लाभ के लिए इसको हमें कितना में बेचना पड़ेगा? इसके 150% में। किसी भी वस्तु को जब आप उससे 50% ज़्यादा में बेचिएगा तभी तो 50% का लाभ होगा। और कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो आपका 100% होता है। तो 50% लाभ के लिए हमें उस वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 150% में बेचना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य तो इतना दे रखा है, इसके 150% यानी 150/100। अब आइए इसका सॉल्यूशन पहले हम लोग करते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन की आखिरी लाइन पे चलेंगे।
अगर हम इसको काटे तो 50 से 50 तरीके 150 और 50 दूना 100 हो जाएगा। 2 से अगर इसको काटेंगे तो यह 2 होगा, यह 4 होगा, यह आपका 3 हो जाएगा। और देखिए कितना से कटेगा, 4 3 7 2 9 यहाँ भी है आपका, और 4 2 6 3 9, दोनों वैल्यू आपका 9 से कट रहा है तो 9 से काट लीजिए। 9 तिया 27, क्या बचेगा यहाँ पे 5, 9 छक्के 54, 9 से काटिएगा कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 सत्ते 63, और फिर 9 से कटेगा 9 चौके 36 और 9 तिया 27। ऊपर में क्या है 3 गुना 3 यानी कि 9 और नीचे में है 4। तो 9/4 आने का मतलब क्या हुआ, जिस फॉर्म में आपका क्वेश्चन था उसी फॉर्म में तो आंसर भी आएगा। जिस फॉर्म में क्रैमुल था विक्रैमुल भी आपका उसी फॉर्म में निकलेगा। तो क्रैमुल से हम लोग विक्रैमुल निकाले हैं। अब ऊपर में रुपए नीचे में वस्तु, यानी कि 9 रुपए में अगर 4 वस्तु बेचे, 9 रुपए में अगर 4 टॉफ़ी बेचे तब उसको 50% का लाभ होगा। लेकिन यहाँ बोला क्या है क्वेश्चन में कि 90 रुपया में कितना, तो रुपए को 90 बना दीजिए, तो ऊपर में 10 से गुना कर लीजिए, नीचे भी 10 से गुना कर लीजिए। ऊपर नीचे समान अंक से गुना करने पर मान में कोई अंतर नहीं। तो 9 दहाई 90 रुपए में 10 चौके कितना टॉफ़ी उसको बेचना पड़ेगा, 40। तो हमारा आंसर यही 40 हो गया। ऊपर तो रुपए है ना, 90 रुपए में कितना बेचना चाहिए, तो 90 रुपए में उसे कितना बेचना चाहिए, 90 रुपए में उसे 40। जब हमें यह पता लग गया है कि 9 रुपए में कितना बेचना है, 9 रुपए में 4, तो 9 दहाई 90 रुपए में 4 दहाई 40 टॉफ़ी उसे बेचना पड़ेगा। तो यह तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन में। नंबर 3 क्वेश्चन देखिएगा। यहां पे देखिए सवाल क्या है। इस क्वेश्चन में बोला यह गया है कि पुनीत 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर को जाता है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। तो पूरी यात्रा में पुनीत का औसत चाल क्या होगा। दरअसल इस क्वेश्चन में क्या है, 2 समान दूरी है, सिर्फ चाल अलग अलग है। तो 2 समान दूरी को अगर 2 अलग अलग चाल से तय किया जाए तो पूरे यात्रा में यानी जाने और आने में औसत चाल आपका हो जाएगा 2xy बट्टा x प्लस वाई। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। 2xy बट्टा x प्लस वाई, यह क्या है, औसत स्पीड निकालने का तरीका है। इससे औसत चाल हम लोग कब निकालते हैं, जब 2 समान दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय करें। यहाँ बोला है कि घर से ऑफिस इस चाल से गया है और फिर ऑफिस से घर इस चाल से आया है। तो घर से ऑफिस जाने में जो दूरी होगा ऑफिस से घर आने में भी वही दूरी होगा। समान दूरी है, सिर्फ चाल अलग अलग है। तो पूरे यात्रा में औसत चाल 2xy बट्टा x प्लस वाई। जहाँ x के जगह आपको रखना है जाने वक्त जो चाल होगा यानी पहला स्पीड, और y के जगह दूसरा स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस तो आपका सेम ही है। तो 2 गुने x के जगह पहला स्पीड कितना है आपका जाने वक्त 60 और आने वक्त स्पीड क्या है 90। तो 2 गुने 60 गुने 90 बट्टा x प्लस वाई, तो 60 प्लस 90 कितना 150 हो जाएगा। सोल्व इसको कर लीजिए, आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा। देखिएगा 0 से तो पहले 0 काट लेते हैं, 15 से काटिए, 15 छक्के 90 हो जाएगा। 6 गुने 6 गुने 2, 6 गुने 6 36 गुने 2 कितना हो जाएगा 72। यह आपने क्या निकाला है स्पीड, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका यहाँ मीटर पर सेकंड दे रखा है क्या, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आपका, आप गौर से देखिएगा, यह आपका औसत चाल हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन को गौर से देखिए, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन अगर यहाँ से हम विकल्प डी चुन ले होते तो गलत हो जाता। यह स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में है, यह भी हमारा किलोमीटर पर आवर में आया। आंसर जो दे रखा है वो मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जब भी चाल आपका किलोमीटर पर आवर में हो उसमें आप 5/18 से गुना करते हैं तो चाल अपने आप आपका मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। काटिए 18 चौके 72, 5 चौके कितना 20। तो हमारा आंसर विकल्प सी हो जाएगा। मिस्टेक मत करिएगा इस क्वेश्चन में। क्या आंसर होगा हमारा आंसर विकल्प सी हो जाएगा। 20 मीटर पर सेकेंड 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका चाल होगा। चूंकि किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है तो आंसर हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में ही आएगा। लेकिन ऑप्शन में क्या था, मीटर पर सेकेंड दे रखा था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर से हमें जाना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। और यह बात आप सब लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि किलोमीटर पर आवर अगर 40 फॉर्म में है तो आपको गुना करना पड़ता है 5/18 से। इससे हम लोग कन्वर्ट हो जाते हैं मीटर पर सेकेंड में। ये बस यूनिट का कन्वर्जन है। और अगर स्पीड आपका मीटर पर सेकेंड में दे रखा है ना, तो आप इसमें गुना कर लो 18/5 से। इससे आपका स्पीड किस में बदल जाता है, किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में आपका यह चेंज हो जाता है। तो यह यूनिट है, यूनिट कन्वर्जन का आपका मेथड है स्पीड के लिए, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नंबर 4, यह सवाल आपका टाइम एंड वर्क से है। ध्यान से देखिएगा क्या है। बोला है रवि, मनीष तथा नवीन अकेले किसी काम को 30, 15 और 10 दिन में
30, 15 और 10 दिन में। वर्कर कौन कौन है सर? वर्कर है रवि, इसके अलावा मनीष और साथ ही साथ नवीन। समय क्या लगता है इसको? 30, 15 और 10। रवि को 30 दिनों का समय लगता है, मनीष को समय लगता है 15 दिनों का और नवीन को समय लगता है 10 दिनों का। क्या आप इस तीनों के मदद से टोटल वर्क निकाल सकते हैं? हाँ सर निकाल सकते हैं। इतना से आप सीधे टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? सभी वर्कर के डे का एलसीएम, तो 30, 15, 10 का एलसीएम हो जाएगा 30। अब सभी के एक एक दिन का काम निकालिए। 30/30 1, 30/15 2 और 30/10 3। सभी वर्कर के एक एक दिन का काम यहाँ से निकाल लिए। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को हम लोग इसी विधि से सोल्व करते हैं। ये आपका कहलाता है एलसीएम मेथड। हमने क्या किया कि जितने भी वर्कर का डे दे रखा है, डे का मतलब होता है किसी वर्कर के द्वारा पूरे काम को समाप्त करने में लगा समय। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अकेले अकेले सभी को समय लगता है 30, 15, 10, यानी रवि अकेले 30 दिन में पूरा काम कर लेगा, मनीष अकेले 15 दिन में पूरा काम कर लेगा और नवीन अकेले पूरे काम को कर सकता है कितने दिनों में? 10 दिनों में। तो किसी भी वर्कर के द्वारा पूरे काम को समाप्त करने में लगा समय क्या कहलाता है? डे कहलाता है। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालें। टोटल वर्क निकालने का तरीका है सभी वर्कर के डे का एलसीएम। तो 30, 15, 10 का एलसीएम देख के पता चल रहा है कि 30 होगा। अगर आप नहीं पकड़ पा रहे इस चीज़ को तो सबसे बड़ी वैल्यू को पकड़िए और देखिए कि क्या बड़ी वैल्यू को यानी सबसे बड़ा संख्या को बाकी का सभी संख्या काट रहा है। अगर काट रहा है तो यही एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम हो गया 30, यानी काम का मात्रा इस क्वेश्चन में 30 यूनिट है। अब पूरे काम में रवि के डे से भाग करेंगे तो रवि के एक दिन का काम निकलेगा। अब सोचिए जरा सा कि 30 यूनिट पूरा काम है और इसको समय लगता है 30 दिन, तो एक दिन में तो 1 यूनिट काम करेगा। अब क्वेश्चन में चलते हैं। वे मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु रवि काम शुरू होने के 2 दिन पश्चात काम छोड़कर चला जाता है। अब सब मिल के साथ में काम शुरू किया, तो अगर सब मिल के काम करेगा तो 1 और 2 3 और 3 6 यूनिट काम होगा। कितना यूनिट काम होगा? सबसे पहले देखिए टोटल कितना काम है। टोटल काम है 30 यूनिट। ठीक है, टोटल काम है 30 यूनिट। इतना काम हमें लेना है। पहले 2 दिन में कितना काम होगा? तो पहला 2 दिन तो सब काम किया है, तो एक दिन में 1 और 2 3 और 3 6, एक दिन में 6 यूनिट काम होगा। तो 2 दिन में 6 दूना 12। रवि के जाने से पहले तक में 30 में से 12 यूनिट काम हो चुका है, यानी बचा कितना? 18 यूनिट का। अब आगे तथा मनीष 3 दिन के बाद काम छोड़ देता है। अब जब रवि काम छोड़ के गया, देखिए रवि काम छोड़ दिया तो अब बचा कौन? अब मनीष और नवीन बचा। मनीष और 3 दिन के बाद, यानी इसके बाद 3 दिन और काम करता है। कौन कौन मिलके? जो बचा वर्कर है। तो बचे वर्कर है आपके पास मनीष और नवीन, दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा और यह 3 दिन तक काम करता है। तो 5 थी या 15, तो 18 में से 15 यूनिट काम और हो गया। अब काम हमारे पास शेष क्या बचा? 3। अब क्या बोला है? अब नवीन शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? अब जो काम शेष बचा हुआ है इस काम को किससे लेना है? नवीन से। तो नवीन देख लीजिए एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है और इससे हमें 3 यूनिट ही काम लेना है। तो 3/3 यानी कि एक दिन में इस काम को समाप्त कौन कर लेगा? इस बचे हुए काम को नवीन एक दिन में ही समाप्त कर लेगा। जो काम लेना होगा उसको रखना है ऊपर और जिससे भी काम लेना होगा उसके एक दिन के काम से आपको करना है भाग। इससे क्या निकलेगा? इससे निकलेगा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 5। गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या बोला है? एवरेज से यह आपका सवाल है और इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। बोला है एक समूह में 24 व्यक्तियों का औसत भार 72 किलोग्राम है। 24 व्यक्ति है, ठीक है, 24 व्यक्ति है और इसका औसत भार कितना है? 72 किलोग्राम। यानी सभी 24 व्यक्ति का कुल भार यहाँ से निकल जाएगा। सभी 24 व्यक्ति का कुल भार यहाँ से निकलेगा 24 × 72। औसत का मतलब क्या होता है? प्रत्येक का भार। तो 24 व्यक्तियों का औसत भार 72 किलोग्राम, यानी प्रत्येक का भार 72 किलोग्राम मान के चलेंगे तो सभी 24 व्यक्ति का कुल भार 24 × कितना होगा? 72 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। बोला यदि 78 किलोग्राम औसत भार वाले 3 व्यक्ति, अब 78 किलोग्राम औसत भार वाला 3 व्यक्ति समूह से निकला है। कितना व्यक्ति समूह से निकला है? 3 व्यक्ति समूह से निकला है और इसका भार है 78 किलोग्राम, यानी कि 3 × 78 किलोग्राम का व्यक्ति समूह से निकल गया। ध्यान रखिएगा, इतना वजन का व्यक्ति समूह से निकल गया। और 75 किलोग्राम वाला 4 व्यक्ति समूह में शामिल हो गया। अब क्या हुआ है? 4 व्यक्ति समूह में शामिल हो गया जिसका वजन 75 किलोग्राम है, यानी कि इतना व्यक्ति जो है इतने वजन का व्यक्ति समूह में शामिल हो गया। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि अब समूह में व्यक्तियों का औसत भार क्या होगा। यानी इस समूह में अब जितने भी व्यक्ति बचे हुए हैं ना, उन बचे हुए व्यक्तियों का औसत भार क्या होगा, यही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है,
बचे हुए व्यक्ति का औसत भार। अब ध्यान से एक चीज़ समझिए, पहली चीज़ कि 24 व्यक्तियों का औसत भार आपका 72 किलोग्राम है, तो सभी 24 व्यक्ति का कुल भार क्या होगा, 24 गुणे 78 यानी कि 72 यानी कि 1728। ठीक है, 24 दूना 48, 8 हासिल हो जाएगा आपका 4, और 24 सते 168 और 4 172। तो सभी 24 व्यक्तियों का जो आपका कुल भार होगा वो कितना हो जाएगा, 1728 किलोग्राम, इतना हो जाएगा। अब इसमें क्या हुआ है, 78 किलोग्राम का 3 व्यक्ति समूह से निकल गया, तो 8 तिरिक 24 और 7 8 तिरिक 24, 4 हासिल 2, 7 21 और 2 23, यानी 234 किलोग्राम का व्यक्ति इस समूह से बाहर आ गया। और फिर क्या हुआ, फिर आपका 4 गुणे 75 यानी कि 300 किलोग्राम का व्यक्ति इस समूह में आ गया, तो प्लस कर लीजिए 300, यही तो हुआ है। अगर गौर से देखिएगा तो यही घटनाक्रम तो आपका हुआ है। पहले सबका कुल भार कितना था, 1728, 3 व्यक्ति निकला है जिसका औसत वजन 78 यानी 234 किलो का व्यक्ति निकल गया, तो 1728 में से 234 माइनस कर लिए। फिर क्या हुआ, फिर आपका यहाँ पे 4 व्यक्ति समूह में शामिल हो गया जिसका औसत वजन 75 यानी 300 किलोग्राम का व्यक्ति समूह में शामिल हो गया। अब इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो यह बचे हुए व्यक्ति का, यानी जितना व्यक्ति अभी ग्रुप में है उसका कुल वजन निकल जाएगा। तो माइनस कर लीजिए, 8 में से 4 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा आपका, 4 ही होगा ना, या जोड़ लीजिए कितना होगा ये आपका 1700 में से 200, 1700 और 300 2000, और 2028 में से 234 माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा ये आपका 1966 आ जाएगा क्या, देखिए ज़रा सा 1900 यहाँ पे 94 आ जाएगा शायद, देखिए तो अगर 1728 में 300 जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2028 में से 234 माइनस करिएगा, 200 माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा 1800, 1800 में से फिर आप 6 माइनस करिएगा तो 1700 कितना होगा 94, तो 1794, और यह 1794 किलोग्राम वजन हो गया कितने व्यक्ति का, 24 व्यक्ति था, 3 व्यक्ति निकल गया, 21 व्यक्ति बचा, फिर 4 व्यक्ति आ गया 25 व्यक्ति का, तो यह 25 व्यक्तियों का कुल वजन है। तो 25 व्यक्तियों के कुल वजन में 25 से भाग करिएगा, सभी व्यक्ति का औसत वजन निकल जाएगा। भाग करिए, 25 से भाग करिएगा, 25 सते 175, 7 से शुरू होने वाला एकमात्र ऑप्शन है, हमें आगे कैलकुलेशन नहीं करना है, यहीं से अपना आंसर निकालना है, यानी 71.76 किलोग्राम हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, केवल यही लाइन आपको कैलकुलेशन करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। नंबर 6 क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है, बोला एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 5% 2 क्रमिक छूट देने के बाद वह 3420 रुपये में बिका, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य हमें नहीं पता है, हम अंकित मूल्य यहाँ पे मान लेते हैं x। ठीक है, अंकित मूल्य कितना मान लिए x, इस पर पहले 10% का डिस्काउंट है, तो 10% छूट के बाद इसका मूल्य इसके अंकित मूल्य के 90% यानी 90/100 के बराबर, और फिर इस पर 5%, तो 5% छूट के बाद इस वस्तु का मूल्य अब तक जितना मूल्य था उसके 95% के बराबर। तो दोनों ही छूट के बाद वस्तु का मूल्य इतना हो जाएगा जबकि इसका मूल्य कितना हो जाता है 3420 हो जाता है। यही तो आपका क्वेश्चन था। फिर से देखिए, अंकित मूल्य पर 2 डिस्काउंट है, 10% और 5%। तो 10% डिस्काउंट का मतलब क्या है, वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% का, वस्तु को उसके अंकित मूल्य से 10% कम, यानी उसके अंकित मूल्य के 90% में ही बेच दिया गया होगा। सोल्व करिए, अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो देखिएगा क्या होगा, 0 से तो यहाँ पे 0 जाएगा, 19 से काटिए, सॉरी 5 से काटिए 19 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। पहले 9 से इस वैल्यू को काट लीजिए, 9 तिया 27 होगा, और 7 9 8 72, 380 हो गया, ऊपर से ऊपर वाला कटेगा, 19 दूना 38, यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब x का मान निकालिए, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 में 20 से गुना 200, 200 गुने 20 कितना हो जाएगा 4000। तो यही 4000 रुपया मान किसका आया, x का आया, और x हम लोग क्या माने थे, x हम लोग इस क्वेश्चन में माने थे वस्तु का अंकित मूल्य। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वह कितना हो जाएगा 4000, यानी कि विकल्प सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नंबर 7। यहाँ देखिए सवाल क्या है, बोला है एक ट्रेन का चाल 110 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बोला है कि यह पहले 20% बढ़ जाती है, चाल इसका जो चाल है पहले क्या हुआ 20% बढ़ गया, फिर ट्रेन एक समान चाल से चलती है, ट्रेन का चालक गति कम करो का संकेत देखता है, इसलिए वह उस समय ट्रेन की गति को 40% कम कर देता है। तो ट्रेन की अंतिम चाल क्या होगी, हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, दशमलव के एक स्थान पर, एक स्थान तक। ट्रेन का स्पीड कितना था 110 किलोमीटर प्रति घंटा,
पहले इसका चाल 20% बढ़ गया, यानी कि जो भी इसका स्पीड था उसके 120% के बराबर इसका स्पीड हो गया होगा, क्योंकि चाल कितना बढ़ गया है, 20% बढ़ गया है। अब क्या हुआ कि फिर 40% इसका स्पीड कम कर दिया, यानी अभी जितना भी स्पीड है इसमें 40% की कमी करिए, तो 40% कमी के बाद इसका स्पीड मूल स्पीड के 60% के बराबर। यही तो बोला है, ट्रेन का एक स्पीड है 110, पहले इसको 20% बढ़ाना है, तो जब 20% बढ़ाइएगा तो मूल चाल के 120% के बराबर हो जाएगा। और फिर बोला है कि फिर इसको घटाया गया है, कितना परसेंट, 40%। तो 40% घटाने का मतलब है कि इसका स्पीड जो होगा वह मूल स्पीड के 60% के बराबर रह जाएगा। अब इन दोनों घटना के बाद स्पीड पूछा है कि क्या होगा, चलिए सोल्व करिए इसको अगर काटते हैं 20 से तो 20 छके 120 और 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसी तरह से इसको काटिए 20 तिया 60 और 20 पंचे कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 से अगर आप इसको काटते हैं कितना हो जाएगा, 5 से अगर आप इसको काट लेते हैं 20 छके 120, 20 पंचे 100, 20 तिया 60, 20 पंचे 100। ठीक है, अगर 5 से इसको काटते हैं तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 22 तिया 66 छके 6 गुने 6 36, 6 हासिल 3, 36 और 3 39, 396 बट्टा में क्या होगा 5, 5 से काटिए 5 सते 35, क्या बचेगा 5 सते 35, यहाँ बचेगा 4, 46, 5 नमा 45, 79, 79.2, यही हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए। पूरे हम लोग सोल्व करने के लिए नहीं जाएंगे, 7-9 वाला एकमात्र ऑप्शन है, तो वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन में, नंबर 8। यहाँ देखिए क्या सवाल है, बोला है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 ठोस धात्विक घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। 3 घनों को पिघला करके एक घन बनाया गया है। जब भी मेंसुरेशन में इस तरह का क्वेश्चन रहे कि किसी भी आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति में कन्वर्ट किया गया है, उस केस में उसका जो वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है, वह बराबर रह जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक गोला को पिघला करके अगर एक बेलन बनाया जाएगा तो गोला का आयतन और बेलन का आयतन समान हो जाएगा। अगर एक घन को पिघला करके घना बनाया जाए तो घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। मान लीजिए 2 घन को पिघला करके एक घन बनाया जाएगा तो दोनों घन के आयतन के योग के बराबर इस तीसरे घन का आयतन। अगर 3 घन को पिघला करके एक घन बनाया जाएगा तो उस तीनों घन के आयतन के योग के बराबर उस चौथे घन का आयतन होगा। तो यहाँ बोला है कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाया गया। तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन 6 का क्यूब, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। ठीक है, कितना हो जाएगा 6 का क्यूब। उसी तरह से 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन 8 का क्यूब और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन 10 का क्यूब। इन तीनों को जोड़िए, यह क्या है, इन तीनों घन का आयतन है। अब यहाँ से देखिए इन तीनों घन के आयतन का जो योग होगा, इसी को तीनों को पिघला करके एक नया घन बनाया गया है और उसका भुजा पूछा है। तो उस नए घन का भुजा अगर हम ए ले लेते हैं तो उस नए घन का आयतन ए क्यूब हो जाएगा। तो इस नए घन का जो आयतन होगा वह इस तीनों घन के आयतन के योग के बराबर होगा, क्योंकि इसी तीनों घन को पिघला करके इस घन को बनाया गया है। तो जो बनने वाला घन है उसके भुजा का माप ए लेंगे तो आयतन ए क्यूब हो जाएगा, और जो आयतन का मान होगा, जो बड़े घन के आयतन का मान होगा, वह तीनों घन के आयतन के योग के बराबर हो जाएगा। 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब 1000, 1512 और 216 सबको ऐड करिएगा 1728 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा वैल्यू आएगा जिसका आप क्यूबिक रूट कर सकते हैं। यहाँ ए क्यूब है तो अगर यहाँ से क्यूब हटाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाईं ओर से क्यूब हटाइएगा तो दाईं ओर वाले का क्यूबिक रूट हो जाएगा, यानी पावर 1/3 हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। और 1728 का घनमूल क्या होता है 12। 12 को जब आप 3 बार गुना करिएगा तो 1728। वैसे भी देखिए घनमूल निकालने का हम ट्रिक बता चुके हैं, जब भी घनमूल निकालना होगा पीछे से 3 अंक छाटिएगा, जो बचेगा उसके बारे में सोचिएगा कि किसका घन करे किसके बराबर। तो ऐसा संख्या 1 है, क्वेश्चन के अंतिम में अगर 8 रहे तो सीधे 2 लिखना होता है। यानी क्यूबिक रूट निकालने का ट्रिक जो है वो हम पहले बता चुके हैं, जिसके मदद से किसी भी नंबर का क्यूबिक रूट आप मात्र कुछ सेकेंड में बता सकते हैं। तो छोटी छोटी जो बेसिक कैलकुलेशन है उसका उपयोग हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे देखिए भुजा का माप हम लोगों से पूछा था बड़े घन का, कितना आ गया आपका 12। आगे बढ़िए, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ देखिए क्या है, बोला है एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज के दर से कोई धनराशि 7 वर्ष में 70% अधिक हो जाता है। देखिए 7 साल में 70% साधारण ब्याज से, साधारण ब्याज के केस में प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है, तो 7 साल में 70% की वृद्धि होती है। इसका मतलब रेट हो जाएगा 70/7 10%। यह हम लोगों को इससे पता चल गया। 7 वर्ष में 70%, इसका मतलब प्रत्येक साल वृद्धि कितना का होगा 10%, और प्रत्येक वर्ष जितने का वृद्धि होगा वही रेट होता है ना। प्रत्येक साल धन में 10% की वृद्धि हो रही है, यानी कि रेट आपका कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा।
अब क्वेश्चन आगे क्या बोला है, 8,000 रुपये की धनराशि का समान ब्याज पर, मतलब इसी रेट से 8,000 रुपये की राशि का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हमें क्या बताना है, 8,000 रुपये का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तरीका हमारा क्या होगा, 10% का मान निकालिए, कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। 10% का मान कितना होगा, 1/10, अरे 10/100, 1/10। अब 1/10 का मतलब है कि 10 रुपया पर 1 रुपया का ब्याज। तो 10 रुपया पर अगर 1 रुपया का ब्याज जोड़ा जाएगा तो सोचिए कि राशि कितना हो जाएगा आपका, 11 रुपया। कितना से, 10 रुपया से। कितने साल में, 1 साल में। रेट 10% यानी कि 1/10 का वृद्धि होगा 1 साल में धन में। तो 1/10 का वृद्धि होगा, यानी मूलधन अगर 10 है तो ब्याज 1 रुपया मिलेगा। तो 10 रुपया पे 1 रुपया ब्याज मिलेगा, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 11 रुपया। अगर मूलधन 10 है तो कितने साल में, 1 साल में। और यहाँ केस कितने साल का है, 3 साल का। तो पावर कितना करेंगे, 3, पावर 3 करिए, 11 का क्यूब 1331 और 10 का क्यूब 1000, यानी मूलधन अगर 1000 है तो मिश्रधन हमारा कितना होगा, 1331। तो अगर मूलधन 1000 है तो मिश्रधन 1331 होगा, तो ब्याज कितना होगा, मिश्रधन माइनस मूलधन यानी कि 331। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, मूलधन, तो 8,000 रुपये आपका मूलधन है। यहाँ देखिए यूनिट वाइज मूलधन कितना, 1000। तो ये 8,000 रुपया 1000 यूनिट का मान है, 1000 से भाग करेंगे 1 यूनिट का मान निकलेगा। अगर मिश्रधन निकालना होता तो 1331 यूनिट का मान निकालते। हमें निकालना है ब्याज, तो मिश्रधन माइनस मूलधन यानी 331 यूनिट का मान। तो आप इसमें कितना से गुना करिएगा, 331 से। बस क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। 8 से गुना करिए, 8 8 3 24, 4 हासिल 2, 8 3 24 और 2 26, 2648 रुपये, यही हमारा क्या होगा, 2648 रुपये, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें निकालना होता मिश्रधन तो हम क्या करते हैं, हम 1331 रुपये का मान, 1331 यूनिट का मान सीधे निकाल लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ देखिए सवाल क्या है। इस क्वेश्चन में देखिए बोला गया है कि रघु और रमन एक निश्चित बराबर दूरी को तय करने के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करते हैं। रघु रमन से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। हमें बताना है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। रमन और रघु यही दोनों हैं। एक का स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और दूसरा का स्पीड जो है वह आपका क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से देखिएगा, यह किसी दूरी को तय करता है, कोई भी डिस्टेंस मान लेते हैं कि ए से लेकर के बी तक की दूरी को तय करता है। तो जिसका चाल ज़्यादा होगा वह इस दूरी को पहले तय कर लेगा और जिसका चाल कम होगा वह बाद में तय करेगा। तो बोला यह है कि रघु रमन से 30 मिनट पहले, रघु जो है वह रमन से 30 मिनट पहले इस दूरी को तय कर लेता है। इसके पीछे कारण यह है कि एक का चाल दूसरे से ज़्यादा है। तो जब किसी समान दूरी को, यह डिस्टेंस हम मान लेते हैं डी, जब किसी समान दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करने में लगे समय में अंतर दे रखा हो ना, उस केस में डिस्टेंस के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आप यूज करिएगा। वह फॉर्मूला है आपका ए बी बट्टा ए माइनस बी गुना टी। मोस्ट यूजफुल यह फॉर्मूला है आपका, ए बी बट्टा ए माइनस बी गुना टी। जहाँ पे ए के जगह आपको रखना है, डिस्टेंस तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है, ये तो निकालना है। ए के जगह पहला स्पीड, बी के जगह दूसरा स्पीड, और टी के जगह रखना है समय का अंतर, क्योंकि जब तक अंतर नहीं हो तब तक आप इस फॉर्मूला का उपयोग नहीं कर सकते हैं। दो समान दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करने में लगे समय में अंतर दे रखा हो, उस केस में आप इस फॉर्मूला का उपयोग करिएगा। जैसे क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि घर से विद्यालय जाता है तो इतना मिनट पहले पहुंच जाता है, फिर अगला दिन इस चाल से जाता है तो इतना मिनट देर से पहुंचता है। तो ऐसे क्वेश्चन में भी हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब ए के जगह लिखिए पहला स्पीड, तो पहला स्पीड, पहले व्यक्ति का स्पीड क्या है 10, बी के जगह दूसरे व्यक्ति का स्पीड 8, बट्टा में दोनों की स्पीड का अंतर 2, ए माइनस बी। और यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे जो आप अंतर लिखिएगा बड़का में से छोटका ही लिखिएगा, पॉजिटिव अंतर। अगर 8 पहले 10 बाद में होता है फिर भी हम लोग क्या लिखते हैं 10 माइनस 8 गुना समय में अंतर कितना का आया है 30 मिनट का, 30 मिनट का यानी 1/2 घंटे का, ठीक है। इसको आप आवर में जरूर कन्वर्ट कर लीजिएगा। 30 मिनट है ना, 60 से भाग कर लीजिए, आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, तो समय अगर मिनट के रूप में रहे तो आप उसको आवर में जरूर कन्वर्ट करिएगा। 16 इसको करिए, 30 दूना 60 हो जाएगा, और 2 दूना 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8, 10 और 2 कितना आ गया, 10 गुने 2 कितना हो गया 20। तो 20 किलोमीटर क्या निकाले हैं आप, डिस्टेंस निकाले हैं ना, तो 20 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो जाएगा। कौन सा डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस को यह दोनों तय किया है, आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी वह जो डिस्टेंस है वो आपका कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर।
तो जैसा कि हमने आपको बताया बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। जब भी क्वेश्चन में इस तरह से डाटा दे कि दो समान दूरी, चाल अलग अलग और तय करने में लगे समय में डिफरेंस दे रखा हो, उस केस में इस फॉर्मूला का आपको उपयोग करना है। चलिए, तो यह था आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू। जय हिंद।